और मेरी जो खुद की लाइफ है वो बहुत ही इस सेंस में बहुत ही स्मूथ रही है। तो मैं जो इस समय अपने यंगस्टर्स को देखती हूँ, यंग गर्ल्स को देखती हूँ, यंग लेडीज़ को देखती हूँ कि इन सब चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं और लगातार डॉक्टर्स के उसमें जा रहे हैं या मेंटली बहुत ट्रॉमा में रहते हैं, तो मेरा दिल बहुत ही द्रवित होता है, बहुत ही परेशान होती हूँ। तो मुझे जब इस टॉपिक पे बात करने के लिए, जैसे ही हम लोग के क्लब में बात हुई, तैसे ही मैंने सर से बोला कि दिस टॉपिक इज विल बी माइन एंड इट विल बी माई प्रिविलेज अगर आप मुझे इस टॉपिक पे बात करने देंगे तो फ्रेंड्स, मैं बात करूं कि पीसीओडी का सबसे पहले तो हम लोग किसी भी चीज़ को हम लोग ये जाने कि वो एग्जैक्टली है क्या। पीसीओडी का फुल फॉर्म है, पीसीओडी को हम लोग एब्रीविएशन के फॉर्म में बोलते हैं और उसका फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अगर हम इसको एकदम जेनेटिक लेवल पे हमारा चला जाता है तो हम उसको सिंड्रोम कहते हैं, और अगर डिजीज़ के लेवल पे जो नॉर्मल रहता है तो हम उसको डिजीज़ बोलते हैं। तो हम कुछ अभी इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स में आपको सिम्टम्स ऐसे बताएंगे और न्यूमरस सिम्टम्स हैं, कुछ मैं तो कुछ उसमें से चुनिंदा बताऊंगी आपको, लेकिन न्यूमरस ऐसे सिम्टम्स हैं, उसमें से अगर आपके पास दो भी आ रहा है तो आप ये जान लीजिए कि आप इस समस्या से ग्रसित हैं और आप अपने एंटीना खड़े कर लीजिए, अलार्म अपने दिमाग में बना लीजिए। तो जो सबसे पहला हमारा जो सिम्टम होता है पीसीओडी का, वो ये है कि हमारा इर्रेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं। इरेगुलर पीरियड्स मतलब कि हमारा जो पीरियड का साइकिल होता है वो 30 डेज, 28 डेज, 30 डेज का होता है। और ये पीरियड हमारा जो इरेगुलर हो जाता है या नो पीरियड हो जाता है, पीरियड ही नहीं है, स्किप हो जा रहे हैं। और सेकेंडली ये है कि हमारा एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगती है या बहुत स्कैंटी ब्लीडिंग होने लगती है। स्कैंटी मतलब कम ब्लीडिंग होने लगी। थर्डली ये है कि जो ब्लड का कलर है वो बहुत ही डार्क कलर का होगा, मरूनिश कलर का हो जाएगा, तो भी आप ये आपके लिए अलार्म है। या बहुत ही ज़्यादा क्लॉट्स अगर आ रहे हैं तो भी एक अलार्म है। हैवी फ्लो हो रहा है तो वो भी एक अलार्म है। दूसरा ये है कि अगर आपके स्किन पे एक्नेज आ रहे हैं, स्किन बर्स्ट हो रही है, एक्नेज आ रहे हैं, तो भी आप अपने अपने आप को ये इस तरह से सोचिए कि क्यों ये हो रहा है। नेक्स्ट है कि हमारे हेयर की थिनिंग होने लगेगी, हेयर फॉल होने लगेगा, हेयर की थिनिंग होने लगेगी, बाल्डनेस की तरफ हमारा बॉडी जाएगा, हमारा जो स्कैल्प है वो स्कैल्प दिखने लगेगा, बाल्डनेस की टूवर्ड्स बाल्डनेस जाएगा। जो हमारा जेनेटिक कॉम्पोजिशन होता है ना, उसमें फीमेल में बाल्डनेस नहीं होती है। तो लेकिन अगर हम इस तरह की समस्या से ग्रसित होंगे तो हम बाल्डनेस में जाएंगे और हमारा एक्सेसिव वेट गेन होगा। ठीक है, वेट गेन होगा, जो हमारी लीवर है उसमें इन्फ्लेमेशन होने लगेगा, तो उसकी वजह से हमको डाइजेशन में प्रोसेस में दिक्कत आने लगेगा। और जो हमारा पेल्विक एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन होगा। नेक्स्ट है ये कि हमको एंजाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम होगी। हर छोटी छोटी चीज़ पे हमको एंजाइटी होगा, छोटी छोटी चीज़ पे हम डिप्रेस हो जाएंगे, हमको रोना आने लगेगा। और इसके रिपरक्यूशंस और क्या हो जाएंगे कि हमारा जो एंडोमेट्रियल कैंसर्स की भी इस हद तक की भी दिक्कत हो जाती है। एंडोमेट्रियल कैंसर्स क्या होते हैं उसमें भी अभी हम लोग थोड़ा आगे बात करेंगे। उसके बाद क्या है कि हमको ये सब चीज़ें तो हमारे फिजिकल एलिमेंट्स हैं कि जो हम अकेले बर्दाश्त कर रहे हैं। उसके बाद हमारा मेंटल ट्रॉमा है। उसके बाद थर्ड जो है वो हमारा सोशल स्टिग्मा है, सोशल ट्रॉमा है हमारा। सोशल ट्रॉमा कैसे है कि हम कंसीव नहीं कर पाएंगे, हमको प्रेगनेंसी में दिक्कत हो गई, अगर हम कंसीव कर भी रहे हैं तो अबॉर्ट हो रहा है, प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पा रही है, चाइल्ड बर्थ में दिक्कत हो रही है। चाइल्ड बर्थ नहीं होती है तो आजकल की गर्ल्स को बहुत ज़्यादा सोशल ट्रॉमा से झेलना होता है। कभी कोई कुछ स्टेटमेंट मार दे रहा है, कभी घर में कोई लेडी स्टेटमेंट मार दे रही है, तो उस तरह की चीज़ों से बहुत गुजरना पड़ता है। अगर इन सब समस्याओं में फ्रेंड्स आपके पास अगर एक दो भी समस्या है तो आप उस चीज़ को सीरियसली देखें। ये नहीं कि बस अरे आज नहीं तो सही, कल सही हो जाएगा। अगर एक दो महीने में होती है तो आपको उतना वरी होने की ज़रूरत नहीं है कि इस महीने हो गया तो हम बस तुरंत परेशान होने लगे, नहीं। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूसली ये 4 5 6 मंथ्स तक होता है तो दिस इज़ एन अलार्म कि आप अपने आप को आप रुकिए, अपने आप को सोचिए कि आपका ये सब चीज़ें क्यों हो रहा है। ठीक है, अब आगे हम ये बात करेंगे कि किसी भी चीज़ पे बात करने के लिए हमारा जो बेसिक, मेरा पर्सनल जो तरीका है, किसी भी चीज़ को अगर इवन मैं इंग्लिश भी पढ़ाती हूँ या किसी को बताने की कोशिश करती हूँ वोकेबलरी, तो मैं कहती हूँ उसको प्रीफिक्स और सफिक्स की तरह से तुम उसको याद करो कि वर्ड का स्टार्टिंग कुछ और है, एंड कुछ और है, दोनों की तुमको अगर मीनिंग पता होगा तो तुम उसको ज्वाइन करके वर्ड बना लोगे। उसी तरह से जब हम बायोलॉजी किसी को पढ़ाते हैं तो मैं कहती हूँ कि किस जगह ये किस स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं
उस जगह को तुम इमेजिन करो, आँख के आगे इमेजिन करो। अगर आप चाहें तो पूरा हमारा जो हम टॉक कर रहे हैं ये पूरा आप आँख बंद करके सुने और इमेजिन करते जाएं कि आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ हो रहा है, तो शायद आप और एंजॉय करेंगे। जो ये हमारी प्रॉब्लम है वो हमारे लोअर एब्डोमेन में, जिसको हम लोग कहते हैं यूट्रस वाला एरिया, वहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं। होता एग्जैक्टली क्या है कि जब हम खुद, व्हेन यू वे इन द मदर्स वूम, जब आप अपनी मदर के स्टमक में थे, जब वो प्रेगनेंसी आपकी प्रेग्नेंट थी, तो आपका जैसे उनके वुम में आपके और ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो रहा था, जैसे आपके लीवर, हार्ट, किडनी, इन सब का फॉर्मेशन हो रहा था, वैसे ही आपके ओवरीज का भी फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है। और ओवरीज में पूरे लाइफ टाइम के लिए जितने ओव्यूल्स बनने थे, जितने एग्स रिलीज होने थे, वो उसी समय दोनों ओवरीज में अब आराम से बन गए। ठीक है। जैसे हमारे बाकी बाहर एक्सटर्नल ऑर्गन्स बन रहे हैं या इंटरनल ऑर्गन्स बन रहे थे, वैसे हमारी ओवरीज में भी बन गए। ठीक है। इतना तक सबको क्लियर हो गया। तो हमने कहाँ तक बताया कि हमारा यूट्रस एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें दो ट्यूब्स ऐसे निकले हुए हैं, और वो ट्यूब जहाँ हैंग अप होता है वहाँ पे हमारे ओवरीज हैं, और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है। दिस इज व्हाट इज यूट्रस। ठीक है। तो ये ओवरीज में क्या होता है कि जब हम मदर के वूम में थे, हमने बात किया कि ऐसे ऐसे बना, फिर हम डिलीवर हुए, हम इस दुनिया में आए, उसके बाद धीरे धीरे हम बड़े होने लगे। जो हमारे जैसे 10, 11, 12 साल की एज में जब हम आए, जिसको हम लोग कहते हैं कि बड़े होना या प्यूबर्टी आना, तो उस समय हमारा मीनार्च हुआ, मतलब मेंस्ट्रुएशन का स्टार्टिंग हुआ। और आजकल के मेंस्ट्रुएशन जब मीनार्च एज है वो 10 साल हो गई, नहीं तो पहले 12 से 17, 18 साल के बीच की होती थी। तो 10 से लेके 12, 13, 14 साल तक हमारा जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ, तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने का क्या प्रोसेस क्या है, क्यों, क्या, कहाँ से इतना सारा ब्लड और कैसे आ जा रहा है, इस पर हम लोग को ध्यान देना होता है। हमारे एक ओवरी से एक एग रिलीज होता है एक मंथ में, दूसरी ओवरी से दूसरा एग रिलीज होता है दूसरे मंथ में, तो ऑल्टरनेट दोनों ओवरी से हमारे एग्स मेच्योर होकर रिलीज होते हैं। ठीक है। इतना तक क्लियर। अब ये जो एग का रिलीज होता है वो कैसे होता है, जो मैंने बताया कि आपका प्रेगनेंसी, जब मदर आपकी प्रेग्नेंट थी, आपके बॉडी में जो फॉर्मेशन हुआ था उसमें से जो एक एग था, एग जब मेच्योर हो जाएगा तब उसको हम एग कहते हैं। जब इमेच्योर या प्री मेच्योर स्टेज में होता है उसको हम लोग ओवम या ओव्यूल कहते हैं। तो ओवम जो होता है, ओवम के किनारे किनारे एक वाटर का बैग होता है, उस बैग के अंदर ओवम होता है। जैसे आप चिया सीड्स आप रात में भिगोते हैं तो जैसे फूलने के बाद हो जाते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही स्ट्रक्चर हो जाता है, वैसे ही लुक में आ जाता है। तो उसके अंदर वो ओवम होता है। ओवम जैसे जैसे मेच्योर होने लगता है तो वो जो जो वाटर का सैक है, दैट वाटर का सैक इज कॉल्ड फॉलिकल। और वो फॉलिकल क्या होता है, वो वाटरी सैक होता है। उसमें से जैसे जैसे ओवम मेच्योर हो जाता है एग के फॉर्म में, वो सैक बर्स्ट करता है और वो खत्म हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। और जो एग है वो मेच्योर होने के बाद हमारे जो फेलोपियन ट्यूब है वहाँ पे आ जाता है, वहाँ से फिर हमारे यूट्रस में आके वहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है। ये फेलोपियन ट्यूब में हमारा अगर स्पर्म मिल गया उसको, तो वहाँ फर्टिलाइज होगा और वहाँ पे जाइगोट के फॉर्म में आके इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक है। इतना तक होगा। अगर यहाँ पर हमको कोई प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम की वजह से ये चीज़ें नहीं होती, ये अभी हम लोग बात करेंगे। कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारा ये जो एग का मेच्योरेशन है वो हैम्पर हो जाता है। हैम्पर मीन्स रुक जाता है। और क्या होता है कि जो वाटरी सैक होता है वो बर्स्ट नहीं करके वो वहीं ओवरी के अंदर ही रह जाता है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सिस्ट, CYST, सिस्ट। ये चीज़ें लगातार जब चलती रहती हैं, हमारे फंक्शनिंग अच्छी नहीं है, लगातार चलती रहती हैं, तो वहाँ पे सिस्ट का जमावड़ा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पॉलीसिस्ट। पॉली मतलब होता है मेनी। तो ये पॉलीसिस्ट क्या करते हैं कि हमारे ओवरीज के साइज को बढ़ा दिया, क्योंकि वो वहाँ से रिमूव ही नहीं हो रहा है। कचरा वहाँ के, वो जो फॉलिकल का इकट्ठा होना है, जो सिस्ट का इकट्ठा होना है, वो कचरा है, वो निकल ही नहीं रहा हमारे बॉडी से। तो ये क्या होता है, हमारे ओवरीज के साइज को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमको अनकंफर्टेबल लगता है, पेन होता है, दिक्कत होती है। ठीक है। अब यहाँ से फर्टिलाइज होने के बाद, जो हमारे फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज होने के बाद यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है, वहाँ पे पहले ही से हमारे यूट्रस की वॉल जो है, जिसको हम लोग एंडोमेट्रियल वॉल कहते हैं, इन सब का आगे अभी है, इन सब का सिग्निफिकेंस है। जो हमारा यूट्रस के अंदर की लाइनिंग है, जिसको हम लोग एंडोमेट्रियल लाइनिंग कहते हैं, वो तैयार बैठी है कि जाइगोट आएगा तो हम वहाँ पे चिपकेगा और हमको ये प्रेगनेंसी क्रिएट होगी। लेकिन हम पूरी ज़िंदगी तो प्रेग्नेंट नहीं रह सकते हैं ना, लेकिन हमारा बॉडी उस चीज़ के लिए तैयार करता है हमारे अपने आप को। तो यहाँ पे जब हमारा एग आता है और वो फर्टिलाइज नहीं रहता है तो इट गेट्स बर्स्ट। ठीक है।
और बर्स्ट होने के बाद उसके बाद जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है वो करोट करके हमारी बॉडी से निकल जाती है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन या वीपिंग ऑफ यूट्रस। इतना तक क्लियर हो गया। अब क्या होता है कि फ्रेंड्स, कि अगर इन सब चीज़ों में कहीं दिक्कत आ रही है तो हम क्या करेंगे कि हमारे यहाँ पर एग आएगा ही नहीं, बर्स्टिंग की तो टेंडेंसी ही नहीं होगी या प्रोसेस ही नहीं होगा, एग आएगा ही नहीं, मेंस्ट्रुएशन होगा ही नहीं, या होगा भी तो जो लेफ्ट ओवर पिछले महीने का इकट्ठा था वो धीरे धीरे थोड़ा बहुत निकलेगा। और गंदा कचरा जिसको हम लोग कहते हैं कि डार्क कलर का अगर हम आ रहा है, मैंने अभी सिम्टम्स में बताया था, अगर डार्क कलर का आ रहा है तो आप ये मान के चलिए कि ये हमारे में हार्मोनल प्रॉब्लम शुरू हो गई है। ठीक है। एक आध और सिम्टम्स है, जैसे हमारे नेक पे ब्लैकनिंग होने लगती है, अंडर आर्म्स में ब्लैकनिंग होने लगती है। ये बहुत ही विजिबल और बहुत ही सामने से दिखता हुआ सिम्टम है। अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो भी आप ध्यान रखिए कि ये इस वजह से आपको ये चीज़ें दिक्कतें हो रही हैं। ठीक है, ये तो हो गया हम लोग की बायोलॉजी। अगर सबने समझा होगा तो धन्यवाद उसके लिए। अब क्या है कि ये सब चीज़ें प्रोसेस होने के बाद हम क्या करते हैं कि अगर हमको दिक्कत हो रही है, हमको अगर फिजिकल एलिमेंट हो रहा है, मेंटल एलिमेंट हो रहा है, सोशल एलिमेंट हो रहा है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। इवन अनमैरिड गर्ल्स को भी जाना पड़ रहा है। आप सोचिए, उनको अपना पेल्विक एग्जामिनेशन कराना पड़ रहा है या उनको डॉक्टर लगातार और चीज़ें बोल रही है, तो कितना ट्रॉमेटिक है। हम लोग का दिल द्रवित होता है जब हमारी बच्चियों के साथ इस तरह की चीज़ें को इसका सामना करना पड़ता है उनको। ठीक है। अब आती है बात की जो हमारी जो मैरिड लेडीज़ हैं उनको अगर दिक्कत आती है तो क्या है, उनको कंसीव नहीं कर पा रही हैं, उनका उनको चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो उनको क्या है, उनको और भी बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है। क्या हो रहा है, पूरे 1 महीने 2 महीने तो डॉक्टर पहले मॉनिटर करेगी आपको। मॉनिटर क्या करेगी कि आपके में किस किस हॉर्मोन्स का कब कब सिक्रीशन हो रहा है। मैं आपको यहाँ पे स्टार लगा के ये बता दूँ कि हमारी बॉडी में मेल हार्मोन भी होते हैं, फीमेल हार्मोन भी होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और बाकी और हार्मोन हो रहे हैं हमारे। और हमारे एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन भी हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारे दोनों बॉडी में होते हैं। लेकिन जैसे जैसे एज अ फीमेल हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारे मेल हार्मोन सप्रेस हो जाते हैं, और जैसे जैसे मेल्स बड़े होते हैं वैसे वैसे उनके फीमेल हार्मोन सप्रेस हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारे में हार्मोनल डिसफंक्शनल हो गया तो हमारी बॉडी में मेल हार्मोन्स एक्टिव रहेंगे और वो बियर्ड्स का मतलब जो सिम्टम्स देंगे वो बियर्ड्स आने लगेंगे, चेस्ट हेयर आने लगेगा, बम पे हेयर आने लगेंगे, ये सब चीज़ें जिसको हम लोग एक डिजीज़ का भी नाम देते हैं, दिस इज़ व्हाट इज़ व्हाट डिजीज़। तो सबसे पहला मैंने बताया कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको 1 महीना 2 महीना मॉनिटर करती है कि कितने देर के लिए आपका मेंसेस आ रहा है, कितनी देर के लिए आपको ये दिक्कत हो रही है, कितने देर के लिए ये प्रोसेस आपके बॉडी के अंदर का वो एग्जामिनेशन पूरा करेगी, मॉनिटर करेगी। आप सोचिए कि ऐसा नहीं है कि डॉक्टर केवल आपके लिए बैठी है, आपको महीने में कम से कम 7-8 बार डॉक्टर के पास चक्कर लगाने पड़ेंगे केवल अपनी मॉनिटरिंग के लिए। ठीक है। और नेक्स्ट ये क्या है कि मॉनिटरिंग के बाद मैं आपको बता दूं, जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस है वो मेंस्ट्रुएशन के ऑनसेट से स्टार्टिंग से लेके और 10 से 14 डे के बीच में होता है। मतलब केवल 5-6 दिन के लिए ही ओव्यूलेशन होता है। उस ओव्यूलेशन के प्रोसेस को डॉक्टर स्टडी करेगी कि आपका इस बीच में अगर ओव्यूलेशन नहीं हुआ तो कब हुआ भी कि नहीं हुआ। ठीक है। इसके लिए बहुत सारे मेडिकेशन आपको देगी, बहुत सारे आपके अंदर जो है वो डाइज डालेगी। तो आप सोचिए कि इन सब चीज़ों के ट्रॉमा से भी आपको गुजरना पड़ रहा है। ठीक है। सेकेंड ये हो गया कि ये सब चीज़ें करने के बाद जब उसके बाद डॉक्टर को लगेगा कि नहीं अभी भी आपके में दिक्कत है, आपका ना फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है ना कुछ है, लेकिन आपका ये हार्मोनल स्ट्रक्चर चेंज है, तो डॉक्टर क्या करेगा, आपका अल्ट्रासाउंड करके आपका ओवरी का एग्जामिनेशन करेगा। ओवरी में चूंकि बहुत सारे जो हमारे दैत्य हैं, फॉलिकल्स के हैं, सिस्ट जिसको हम लोग कह रहे हैं, वो सिस्ट बैठे हुए हैं। उन सिस्ट को डॉक्टर लेज़र से तोड़ती है, आपके स्टमक के ऊपर से लेज़र से तोड़ेगी, उसको स्कैटर करेगी, फिर उसको बॉडी से फ्लशिंग का काम होता है। तो ये केवल एक दिन में नहीं होता है कि हमने पाइप डाला, लेज़र से तोड़ा और फ्लश हो गया बॉडी से। उसके लिए भी आपको महीनों ट्रॉमा से आपको गुजरना पड़ता है। तो उसके बाद भी अगर इतने प्रोसेस के बाद भी अगर डॉक्टर सक्सेसफुल नहीं हो रही है और आपको कंसेप्शन चाहिए ही चाहिए, कंसीव होना ही है ना, तो डॉक्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का आपको सजेशन देगी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है कि जिसको हम लोग जनरल भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी कह देते हैं। उसमें क्या है, आपके बॉडी से एग निकाले जाएंगे, आपके हस्बैंड के बॉडी से स्पर्म लिए जाएंगे, फर्टिलाइज कराए जाएंगे और फिर आपकी बॉडी में डाला जाएगा। सोचिए कितना लंबा प्रोसेस और कितना क्या क्या चीज़ें। तो ये सब चीज़ें अगर आप चाहते हैं
कि आपको ना हो, तो हम आगे अभी बताएंगे कि कैसे कैसे आप अपनी लाइफस्टाइल रखिए कि आपको ना हो। आपको कैसे कैसे डॉक्टर के साथ आपको गुजरना पड़ेगा, कैसे कैसे डॉक्टर को आपको चेस करना होगा। गायनेकोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डायटिशियन, इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट होता है, और डर्मेटोलॉजिस्ट, क्योंकि आपके में स्किन में भी एक्ने बस्टिंग हो रही है। तो ये सब चीज़ों के साथ आपको इतने डॉक्टर्स के चक्कर लगाने हैं, इतने सारे मेडिकेशन पे पैसा लगाना है। पैसा तो एक फैक्टर है ही है फ्रेंड्स, उसके साथ एक ये फैक्टर हो रहा है कि आपको इतने सारे फिजिकल ट्रॉमा के साथ गुजरना पड़ रहा है। और अंत में डॉक्टर ये कह देती है कि आप अपना वेट कम करिए, क्योंकि जब आपका हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं तो आपका वेट बढ़ जाता है। दोनों चीज़ों से वेट बढ़ता है, एक तो आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस से वेट बढ़ा, और एक ये डॉक्टर लगातार आपके अंदर आपको लैब बना के रखा है आपको, कि कभी ये वाला हार्मोन से हम देख रहे हैं रिएक्शन क्या हो रहा है, फिर कभी ये वाला हार्मोन डाल रहे हैं, फिर रिएक्शन दे रहे हैं, तो आपका बॉडी फिर स्वेल कर रही है, इन्फ्लेमेशन आ रहा है बॉडी में, और आप मोटे हो रहे हैं। तो दोनों तरह से आपको मोटापा झेलना पड़ रहा है। और डॉक्टर ही आपसे अंत में ये कहती थी कि सबसे पहले आप अपना जाइए मोटापा कम करके आइए। ठीक है, तो ये तो हो गया ट्रॉमा जो हमको झेलना पड़ा। अब आगे जो हमको हमारे पास एज ए वेलनेस कोच, एज ए हेल्थ कोच, हमारे पास जो आपके लिए जो रेमेडी है वो ये है कि सबसे पहले तो आप अपना मोटापा कम करिए। अगर मोटापा कम आप करते हैं और उसमें 5% भी आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो देखिए आपका जो मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है वो बहुत आसान हो जाएगा। दूसरे, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने ये चीज़ें करके 5% आपने अपना रिजल्ट गेन किया है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर जो हैप्पीनेस हार्मोन है वो आएंगे। और आपके अंदर कभी कभी देखिए, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, अगर हम आपको कहें, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग हैप्पीनेस में रहने लगते हैं तो उनको कंसेप्शन अपने आप हो जाता है, सारे ट्रीटमेंट ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो जब आप हैप्पीनेस में रहेंगे तो आपका सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से होने लगेगी। वेट लॉस करने के लिए जो हमारे पास तरीका है वो ये है कि हम आपको डाइट बहुत अच्छा फॉलो कराएंगे, और बहुत ही बढ़िया नेचुरल आपको खाने का तरीका बताएंगे। खाने का तरीका ये नहीं कि ऐसे हाथ में उठाओ और ऐसे मुंह में डालो, नहीं। कब क्या खा लेना है, कितना खा लेना है, कैसे खा लेना है, कितना पानी पी लेना है, ये हम आपको बताएंगे। और उसके रिज़ल्ट वंडरफुल आते हैं। मेरे ऊपर खुद ट्राई किया है मैंने अपने वेट लॉस में। मैंने यहाँ पे इस क्लब में रहते हुए मैंने 12 किलो अपना वेट लॉस किया है, और 10 इंचेस मैंने अपने वेस्ट से कम किया। 44 मेरा हुआ करता था, आज 34 है। तो 33 34 से भी थोड़ा कम है। तो मैंने इतना रिजल्ट लिया है। तो मेरे पास जो सोल्यूशन है वो यही है कि सबसे पहले तो आपको हम फूड हैबिट आपकी सुधारेंगे, वर्कआउट कराएंगे। वर्कआउट का भी आप, मैं बताऊं कि 80-20 का रूल हम लोग अपनाते हैं कि 20% वर्कआउट है, 80% हमारा डाइट है, 100% ये सही चीज़ें हैं। लेकिन जो 20% है, उस 20% का भी रोल बहुत ही इमेंस है, बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत बहुत ही अच्छा रोल है। तो क्या है कि हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो ऐसा बना ही है, जॉइंट्स हैं, उंगलियों में जॉइंट्स है, यहाँ जॉइंट्स है, यहाँ जॉइंट्स है, सारा जॉइंट मिला मिला के हमारा स्ट्रक्चर बना है। इवन हमारा जो हेड है, हेड में भी सचर्स हैं, जॉइंट्स एग्जैक्टली नहीं है लेकिन सचर्स हैं। तो सारे स्ट्रक्चर्स में जॉइंट्स हैं हमारी बॉडी में। उन जॉइंट्स को जब तक हम मूव नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे जो हमारी चीज़ें इकट्ठा हैं वो निकलेंगी नहीं। ठीक है, कोई भी चीज़ें, जैसे इवन हम हमारे बॉडी में जो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके एज अ रिजल्ट उसमें बहुत सारे ऑक्सीडेंट्स रिलीज होते हैं, और वो ऑक्सीडेंट्स हमारे बॉडी से निकलने ज़रूरी, इसीलिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स खाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं कि हमने किचन में बहुत सारा खाना बनाया, अच्छा अच्छा टेस्टी खाना बनाया, लेकिन प्याज के छिलके तो निकले ना, प्याज के छिलके तो हमको फेंकना ही पड़ेगा। उसी तरह से हमने बॉडी में अपने फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की 9 तरह के सिस्टम्स हैं, सबसे हमारे जो है वो बहुत सारे ऑक्सीडेंट्स रिलीज होते हैं। उन ऑक्सीडेंट्स को क्लीन करना हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स का काम है। और हम जब इनका मूवमेंट करेंगे, जैसे हमको सुबह सिखाया जाता है गर्दन की मूवमेंट, हाथ का मूवमेंट, स्टमक का मूवमेंट, घुटने का मूवमेंट, जब हम ये मूवमेंट करते हैं तो हमारी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि हमारे जो वहाँ पे जमावड़ा है गंदगी का, वो जमावड़ा हमारा निकलता है। अगर हमारे बॉडी में जॉइंट्स ना हो तो हम रोबोट की तरह से ऐसे ऐसे करके चलेंगे, सबसे अच्छा है हम रोबोट की तरह से चलें, हमको कोई भी जॉइंट्स की कोई दिक्कत कहीं पे आएगी ही नहीं। लेकिन हमको भगवान ने इसलिए इस तरह से बनाया है कि हम अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ बहुत ही अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो हमने बताया कि हमारे पास दो इलाज है। एक तो हम बहुत ही अच्छा खाना खाएंगे, इसी को हम कहते हैं कि हमारा खाना ही हमारी औषधि है। तो एक तो हम बहुत अच्छा सा खाना खिलाएंगे, दूसरे हम आपको वर्कआउट कराएंगे।
अब वर्कआउट भी कराने के लिए ये नहीं है कि केवल हम जंपिंग कर लिए, केवल हमने ब्रीदिंग कर लिया, केवल हमने थोड़ा सा ये हिला लिया, नहीं। हमको एक अच्छा कंप्लीट वर्कआउट चाहिए होता है कि किसी दिन हम अपने अपर बॉडी का वर्कआउट कर रहे हैं, किसी दिन हम लोअर बॉडी का कर रहे हैं, किसी दिन हम लेग्स का कर रहे हैं, किसी दिन हम अपने हैंड्स का कर रहे हैं, किसी दिन हम अपने कोर का कर रहे हैं। तो ये हमारे हिट एक्सरसाइज, कार्डियो, स्ट्रेंथ, माइंड एक्सरसाइज, सारी चीज़ें जब हम करते हैं तो हमारी बॉडी इन टोटलिटी फिट होती है और जो भी उसके अंदर की गंदगी है वो बाहर निकल के आती है और हम फ्री हो जाते हैं अपनी प्रॉब्लम से। दूसरी ये है कि फूड में हमको बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करना होता है। हम नेचुरल और प्रोसेस फूड से तो हमको 100% तौबा कर लेना है। आज से ही अपना लिख लीजिए कि अगर हमको अपनी बीमारी को सही करना है तो कोई पैकेज फूड हम नहीं लेंगे। हम क्या करते हैं, चाय लेके बैठे हैं और थोड़ा सा अपना 2 बिस्किट, अरे 2 बिस्किट से क्या होता है, डुबोया खा गए। वो 2 बिस्किट आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो आप होल ग्रेन लीजिए, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लीजिए, ब्रोकली लीजिए, कॉलीफ्लावर लीजिए, नट्स लीजिए, लेग्यूम्स लीजिए, फिश लीजिए, लीफी वेजिटेबल्स लीजिए, हाई फाइबर डाइट लीजिए। तो वो सब आपका जो है वो आपको आपकी बॉडी को अच्छा रखेगा। तो अब ये बात आती है कि हमारे क्लब में जितनी ये सब चीज़ें मैं बता रही हूँ, इसको हम लोग आपको हैबिट डलाते हैं। कैसे हैबिट डलाते हैं कि हम 21 डेज़ का हमारे ये कहा जाता है कि कोई चीज़ अगर हम 21 दिन तक कर रहे हैं तो वो हमारे हैबिट में आ जाता है। 21 डेज़ का हमारे अंदर एक हमारे यहाँ स्ट्रक्चर एक ऐसा है, उसमें हम आपको कब क्या खा लेना है उस चीज़ पे हम आते हैं और उसके बाद हम आपको वो चीज़ हैबिट डला देते हैं। वो हैबिट केवल 21 दिन के लिए नहीं होती है, लाइफ टाइम के लिए हैबिट होती है कि अगर आप उस तरह की चीज़ों फॉलो कर रहे हैं तो इतने तरह के डॉक्टर्स से आपको निजात मिल जाती है, इतने तरह के डॉक्टर्स पे पैसे खर्च करने से आप बच जाते हैं और आपकी लाइफस्टाइल अच्छी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम आएंगे कि हमने कैसे कैसे कहाँ कहाँ किसने किसने यहाँ पे अपना रिज़ल्ट कैसे लिया है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे और आपको शायद उससे कुछ इंस्पिरेशन मिले और अच्छा लगे। एक चीज़ और मैं थोड़ा सा आपको ऐड ऑन करना चाहती हूँ यहाँ पे कि जैसे हम कहते हैं कि आपसे बार बार कि आप जंक मत खाइए, आप ये बिस्किट नहीं खाइए, ये नहीं खाइए। उसका कारण ये है कि हमारे अंदर का जो भी हॉर्मोन्स की एक्टिविटी है या एंजाइम्स की एक्टिविटी है वो एल्कलाइन मीडियम में काम करती है। फिर से हम कहेंगे एल्कलाइन मीडियम में काम करती है, मतलब कि हमारा पीएच जब 7 से ज़्यादा रहता है तो हमारा ये इनका जो है वो एक्टिविटी जो होती है वो भरपूर अच्छी सी होती है। अगर हम ये इस तरह की चीज़ें खाएंगे, जंक खाएंगे, बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड खाएंगे तो हमारे बॉडी का जो मीडियम रहेगा, ब्लड का जो कंपोजिशन रहेगा वो एल्कलाइन नहीं रह जाएगा, एसिडिक हो जाएगा और फिर हमारे जो एंजाइम्स और हार्मोन्स की एक्टिविटी रहेगी वो रुकने लगेगी। तो इसलिए हम लोग मना करते हैं कि आप लोग जो है वो जंक के ऊपर ज़रा न जाए। कभी आपने किसी दिन चाइनीज़ खाना खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, इट्स ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये है कि अगर आप ये रेगुलर हैबिट बना लेंगे कि डेली शाम को हमको ठेले पर से लेके चाउमीन खाना ही खाना है तो ठीक है, भगवान ही आपका मालिक है, आप भी आपके अपने मालिक नहीं रह जाएंगे। तो ठीक है, अभी हम लोग जो है वो थोड़ा सा स्लाइड दिखाएंगे और स्लाइड से हम लोग आगे बात करेंगे कि कैसे 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 हम लोग का क्या स्ट्रक्चर है। मैंने अभी जैसे बताया आपको कि यूट्रस, आपका यूट्रस जो है यहाँ पे ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज यूट्रस। और टाइम इज ओवर, तो आप ही ठीक है ये वाला स्ट्रक्चर समझा दीजिए, फर्स्ट वन पीछे करो सर। ये यूट्रस वाला, ये जैसे ये सैक मैंने बताया कि सिस्ट का जो होता है, कहाँ पे सिस्ट बनती है और क्या होता है। हाँ मैं भूल गई थी, ये दिस इज यूट्रस। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो इम्प्लांटेशन होता है वो यहाँ पे होता है और ये जो लाइनिंग दिख रही है ये लाइनिंग करोट करके बाहर निकलती है, दिस इज व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन। और जो सिस्ट बनता है वो दिस इज ओवरी। ओवरी में अगर अनमेच्योर्ड या इमेच्योर जो एग्स रहते हैं, जो ओव्यूज रहते हैं, वो इकट्ठा हो जाते हैं तो ये सिस्ट बनते हैं। देखिए यहाँ पे ओवरी के पास यहाँ पॉलीसिस्ट लिखा हुआ है। तो ये सिस्ट जब इकट्ठे हो जाते हैं तो ओवरी का साइज बढ़ जाता है। तो ओवरी को जगह मिली इतनी थोड़ी सी और उसने एक्सपैंड होकर अपनी जगह ज़्यादा ले ली तो हमको ऑब्वियसली पेट में पेन होने ही लगेगा। तो ये हमारे स्ट्रक्चर्स हैं और ये सब ये है कि हमको वेट गेन हो जाता है, डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है, थिनिंग हेयर होता है, ये सब बहुत सारी चीज़ें हमको दिक्कतें होने लगती हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की बातें हो रही हैं। ये स्टमक देके पकड़ के बैठे हैं, अब इनको पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएंगी, इस स्टमक में इतना पेन लेके बैठे हैं। तो दिस इज़ ऑल व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर्स कि अगर हम अपने आप को परेशान करेंगे, अपनी फूड हैबिट ख़राब रखेंगे, अपना
वर्कआउट नहीं करेंगे तो हमको ये इस तरह की प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग सच अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। और बिग ओवर क्लैपिंग टू फॉर एक सर। बार विभा जी के लिए, अमेजिंग इंफॉर्मेशन के लिए। और पूरी बायोलॉजी की क्लास में तो बायोलॉजी भी, चलो वो तो अलग पार्ट हो गया, लेकिन अगर हम लोग, मैं स्पेशली